हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। मैं हूं अभिषेक झा, आपका दोस्त। आप लोग भी मेरे दोस्त हो, मैं भी आपका दोस्त हूं। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को आज पढ़ाने आया है। क्या पढ़ाने आया है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 3, द मोस्ट अवेटेड पार्ट 3 लेकर आया हूं आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। पार्ट 2 तक तो हमने कवर कर लिया है। पार्ट 1 हमने बहुत अच्छे बखूबी तरीके से कवर किया और पार्ट 2 भी बहुत बखूबी तरीके से कवर किया। आज भी पार्ट 3 का फास्ट ट्रैक रिवीजन ही रहेगा, लेकिन उस रिवीजन में भी इतना एनालिसिस एंड इतना इंटरप्रिटेशंस करके समझाऊंगा जैसे कि मार्केट में कोई इतना इंटरप्रिटेशन करके नहीं समझाता होगा। ठीक है, एक रिवीजन के तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि रहने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लॉ को जानना, देखिए लॉ को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले आपको सेम 1 की, और नहीं सेम 1 तो ऑब्वियसली है ही, सेम 1 ऑब्वियसली आप अच्छा ही दोगे और बेस्ट ही दोगे, लेकिन आपको इस बात की खुशी रहनी चाहिए कि आप लॉ को जानने को मौका मिल रहा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अच्छे तरीके से जानने को मौका मिल रहा है आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पार्ट 2 का प्रारंभ करते हैं। पार्ट 2 का क्या करते हैं? प्रारंभ स्टार्ट करते हैं अपने लोग धुआंधार रिवीजन। ठीक है, और प्लीज अगर इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार। इतने अच्छे अच्छे कंटेंट्स आ रहे हैं, क्लास 9 से लेकर बीकॉम के ग्रेजुएशन लेवल तक सारे के सारे बहुत अच्छे अच्छे बखूबी कंटेंट्स आएंगे। तुमको बस तो सब्सक्राइब करना है, तुमको बस सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करने हैं। तो कर दो यार, प्लीज कर दो यार, इस गरीब की हेल्प कर दो। चलो, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट तुम्हारे लिए बनाता हूं मैं, तो बस एक सब्सक्रिप्शन मांग रहा हूं तुमसे। चलो जल्दी आओ, फटाफट आओ और मेरी आंखों में देखो। सबसे पहले मेरे आंखों में देखो, सुनो। हमेशा एक स्माइल रहनी चाहिए चेहरे पर। इतना दुखी में मत रहो, हमेशा ऐसे एक स्माइल रहनी चाहिए। पढ़ने से पहले हमेशा स्माइल लेके बैठो यार, वरना नींद आएगा दुखी में रहोगे तो। इसीलिए बोलते हो कि सर मुझको बहुत नींद आता है, सर मैं पढ़ नहीं पाता हूँ या मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। अरे क्यों भाई, पढ़ने में क्या दिक्कत है? और वो भी लॉ तो बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लॉ में कैसी नींद आ सकती है? चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के बारे में अगर कुछ पढ़ेंगे तो देखो, When an offer is accepted, its result an agreement। ठीक है, अगर एक ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको एग्रीमेंट का रूप दे दिया जाता है। तो एक्सेप्टेंस के बारे में यहां पर बोला गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में। एक्सेप्टेंस कहां पे लिखा गया है? जोर से बोलो। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा गया है एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन। एक्सेप्टेंस सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द टर्म एक्सेप्टेंस when the person to whom the proposal is made is signifies is answered thereto। मतलब अगर जिस पर्सन को तुमने प्रपोजल किया है, जिस पर्सन को तुमने ऑफर दिया है, अगर उसने हाँ बोल दिया, अगर उसने अपना एसेंट दे दिया। एसेंट देना मतलब क्या होता है? एसेंट देना मतलब क्या होता है? अपनी मंजूरी दे दी उसने अपनी मंजूरी दे दी, तो उसको क्या बोलते हैं? The proposal is said to be accepted। The proposal is said to be accepted। The proposal is said to be accepted। वो ऑफर को क्या कहा जाता है? वो ऑफर एक्सेप्टेड कहा जाता है। और जब एक प्रपोजल एक्सेप्टेड बन जाता है, वो एक प्रॉमिस बन जाता है। जब एक प्रपोजल एक्सेप्टेंस बन जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? प्रॉमिस। ठीक है, चलिए इसके भी रूल्स बहुत सारे होंगे, एक्सेप्टेंस के भी तो रूल्स बहुत सारे होंगे ना भाई। अब चलो पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं रूल्स। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस क्या रहना चाहिए? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। सेक्शन 7 अंडर सेक्शन 7 clause 1 of the Indian Contract Act provides that in order to convert a proposal into the promise, the acceptance must be absolute and unqualified। सबसे पहले तो absolute रहना चाहिए एक्सेप्टेंस किसी के दबाव में आके नहीं, और कभी भी एक्सेप्टेंस कंडीशन को रख के नहीं किया जा सकता। जैसे कि मेरे को ऑफरर ने मेरे को ऑफर सुनाया, मैंने एक कंडीशन रख दिया, उसके बाद ही मैं एक्सेप्टेंस कर रहा हूं, तो ये नहीं भाई।
देयर इज सो बिकॉज ए क्वालिफाइड एंड कंडीशनल एक्सेप्टेंस अमाउंट्स टू ए काउंटर ऑफर लीडिंग टू द रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। मतलब कि मान लो कि मैंने एक ऑफर दिया, ठीक है, मैंने मिस्टर बी को एक ऑफर दिया कार बेचने का, ठीक है, तुम मेरे को तुम मेरा कार खरीद लो, तुम मेरा कार खरीद लो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। अब सामने से और एक एक्सेप्टर ने सामने से और एक कंडीशन रख लिया, पहले तुम मेरा कार खरीद लो। एक्सेप्टर को भी एक कार बेचना था, पहले तुम मेरा कार खरीद लो जो कि 10 लाख रुपए का है, उसके बाद मैं तुम्हारा कार खरीदूंगा 20 लाख रुपए का जो है। तब भाई ये तो वॉइड हो गया ना भाई, क्योंकि एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकता। एक्सेप्टेंस कभी भी एक्सेप्ट करने के वक्त कभी भी कोई कंडीशन नहीं दे सकता। एक्सेप्टेंस अगर तुमको देना है, एक्सेप्टेंस अगर एक्सेप्टर को देना है तो या तो हाँ में दे या तो ना में दे, सिंपल बात है यार। अब कंडीशन क्यों दे रहे हो, है ना। फर्स्ट लीगल रूल तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो उसके बाद क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, लिखित रूप में होना चाहिए। एक्सेप्टेंस लिखित रूप में होना चाहिए। एक्सेप्टेंस क्या, एक्सेप्टेंस लिखित रूप में होना चाहिए। मैंने ऑफर दिया और तुमने अगर एक्सेप्ट किया तुमने उस ऑफर को, तुमने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, लेकिन तुमने जस्ट मान लो कि बोल दिया, मान लो कि मिस्टर बी को मैंने ऑफर दिया, ठीक है, मिस्टर बी को मैंने ऑफर दिया और मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया, मुंह से ही एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अरे भाई 1 महीने 2 महीने बाद तो बी पलट सकता है, बी पलटी मार सकता है। इसके लिए एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर, लिखा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। याद करोगे इन सब चीज को, एमसीक्यू में पूछेंगे एक्सेप्टेंस के रूल, फिर क्या करोगे, अच्छे से याद करना है, ठीक है। थर्ड वाला कंडीशन, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड होना चाहिए, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड होना चाहिए। देखो एक्सेप्टेंस शुड बी सिग्निफाइड, इन अदर वर्ड द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ओनली व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। अरे भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मेरा ऑब्वियसली मिस्टर बी को मैंने अगर ऑफर सुनाया तो मिस्टर बी मेरे से आके जब बात करेगा तब उसको एक्सेप्टेंस बोला जाएगा ना, तब उसको एक्सेप्टेंस मैं मानूंगा ना कि हाँ मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो मिस्टर बी मेरे को एक्सेप्टेंस का कहानी सुनाएगा कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर लिया हूं, तब जाके मैं डीम करूंगा कि हाँ मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब अचानक से मिस्टर बी का अंकल आके बोल रहा है कि हाँ बेटा मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इस तरह से नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से नहीं होता है। मैंने अगर ऑफर दिया, मैंने जिसको भी ऑफर दिया उसने अगर जब तक एक्सेप्ट नहीं किया तो वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा बेटा। एक्सेप्टेंस क्या, एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। इसमें सिंपल सिंपल लाइंस याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है यार, एमसीक्यू बहुत ज्यादा इजी होंगे तुम्हारे लिए, ठीक है, समझ में आया। चौथा देखो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय ए पर्सन हु हैज द अथॉरिटी टू एक्सेप्ट, हु हैज द अथॉरिटी टू द एक्सेप्ट। जैसे कि हमको मिस्टर बी से बात करना पड़ेगा, मिस्टर बी से बात करना पड़ेगा, मतलब कि मैंने मिस्टर बी को ऑफर दिया तो ऑफ कोर्स एक्सेप्टेंस मिस्टर बी ही देगा, इसीलिए हमको मिस्टर बी से बात करना पड़ेगा। हम किसी का बात नहीं सुनेंगे, हम मिस्टर बी के चाचा जी से बात नहीं करेंगे कि आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं मिस्टर बी का, मिस्टर बी को जो मैंने ऑफर दिया है वो आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं भाई, मिस्टर बी को पूछो, वो चीज तो मिस्टर बी को पूछो, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस किससे कम्युनिकेट करना चाहिए, बाय द पर्सन हु हैज द अथॉरिटी टू एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करेगा, जो एक्सेप्ट करने का राइट रखता है उसी से कम्युनिकेट करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 5वां नंबर पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड और विद इन ए रीजनेबल टाइम। मान लो मैंने ऑफर दिया मिस्टर बी को, मिस्टर बी छोड़ो, मिस्टर बी बहुत पुराना हो गया, मैंने ऑफर दिया मान लो आकाश को, मैंने ऑफर दिया आकाश को, ठीक है। तो आकाश को अगर मैंने ऑफर दिया, मान लो आकाश को मैंने ऑफर दिया दिसंबर के महीने में, आकाश मेरे को अगले दिसंबर के महीने में हमको एक्सेप्टेंस दे रहा है, ऐसा एमन तो ना चलबे भाई, एमन तो ना चलबे, कैसे चलेगा फिर। अरे भाई टाइम पे तुमको देना पड़ेगा, टाइम पे जवाब देना पड़ेगा, जो टाइम प्रेस्क्राइब किया होगा, मैं ऑफरर ही प्रेस्क्राइब कर देता है कि 3 महीने के अंदर अंदर तुम अपना जवाब दे देना, वरना मैं समझूंगा तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, वरना मैं समझूंगा तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
छठा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्सेस और इन विथड्रॉन। मतलब एक्सेप्टेंस कब देना चाहिए? जब तक कि ऑफर खराब ना हो जाए, जब तक कि ऑफर विथड्रॉ या ऑफर खत्म ना हो जाए। ठीक है, मैंने एक ऑफर दिया और जब तक इसका एक्सेप्टेंस आया, जब तक दूसरे पार्टी की तरफ से एक्सेप्टेंस आया, तब तक वो ऑफर खत्म हो चुका था, वो ऑफर इनवैलिड हो चुका था, वो ऑफर विथड्रॉ हो चुका था। वैसा टाइप का एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए। ये 6 के 6 कंडीशंस तुमको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। 6 के 6 कंडीशंस तुमको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं किया तो फिर ये इतनी मेहनत ये जो बंदा कर रहा है, ये सामने हुआ बंदा कर रहा है, अभिषेक झा जो इतनी मेहनत कर रहा है, वो किस काम का? अरे मेरा नाम तो तुम ही लोग बनाओगे ना। एक टीचर का नाम स्टूडेंट से ही बनता है। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़िए। पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? बीकॉम के एग्जाम्स आ चुके हैं। बीकॉम भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है आपके लाइफ के लिए। चलिए शुरू करते हैं। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज पढ़ते हैं अभी। कंट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। देखो इसमें क्या बोलता है, सेक्शन 11 में लिखा गया है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द पार्टी कहां पे लिखा गया है? सेक्शन 11। सेक्शन 11 में लिखा गया है, सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियरली स्टेट दैट एक हु शॉल बी कम्पिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सबसे पहला कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? हु हैज द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ। जो 18 साल से ऊपर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सबसे पहला जो 18 साल के ऊपर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और भाई उसका दिमाग, उसका संतुलन, उसका बुद्धि सब कुछ ठीक हो, वो पागल पगलेट ना हो, वो मैड ना हो तुम्हारे तरह। मजाक क्या हो यार, मजाक क्या हो, बुरा मत मान जाना। वो मैड ना हो, वो साउंड माइंड का हो। साउंड माइंड मतलब उसका बुद्धि, उसका दिमाग, सारा कुछ उसके पास ही रहे, उसके पास ही रहे सारा कुछ। ठीक है। तीसरा, who is not disqualified from contacting by any law to which he is subject। मतलब मान लो एक क्रिमिनल डिस्क्वालिफाइड रहता है। एक क्रिमिनल को कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता है तो वो क्रिमिनल ना हो, ये बात बताया गया। ठीक है, तो ए पर्सन टू बी competent of a contract is not be a minor, unsound mind or disqualified from contracting। ठीक है, समझ में आ गया? ये 3 आदमी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने दिया जाता है, माइनर को, अनसाउंड माइंड को और डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग जो है, मतलब जैसे कि क्रिमिनल। चलो एग्रीमेंट बाय ए माइनर, एग्रीमेंट बाय ए माइनर पढ़ते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 as earlier said, no person is competent to contract who is not the age of majority। अरे भाई जो 18 साल के ऊपर नहीं है, जो 18 साल के ऊपर नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। जो 18 साल के ऊपर नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता भाई, कर ही नहीं सकता। इन अदर वर्ड्स ए माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इन फैक्ट द लॉ एक्ट एज ए गार्जियन ऑफ माइनर एंड प्रोटेक्ट द राइट्स। तो लॉ क्या करता है? लॉ माइनर का गार्जियन बन जाता है और माइनर का राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, माइनर को राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बिकॉज वो लोग मैच्योर नहीं रहते हैं, वो लोग नादान परिंदे रहते हैं। आप लोग में से बहुत जन माइनर नहीं होंगे ना, अभी माइनर ही रहेंगे ना, अभी 18 साल से नीचे ही होंगे ना बहुत जन शायद से। आप लोग क्या है, नादान परिंदे। कुछ भी गलती कर दो यार, कुछ भी गलती कर दो। अरे गलतियां ही तो है, गलतियां ही तो है, करते जाओ करते जाओ। तो इसीलिए वो लोग मैच्योर नहीं रहते, तो वो लोग गलतियां कर सकती है। इसीलिए माइनर कभी भी बाउंड नहीं होती प्रोमिसेस अंडर एन एग्रीमेंट। ठीक है, अच्छा कौन कौन से कंडीशंस में द पोजीशन विद रिगार्ड टू माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट में भी समड अप एज फॉलोस। और भी कुछ कुछ दिए गए हैं, देखिए। सबसे पहले देखिए कौन कौन से कंडीशंस में माइनर को गलत साबित नहीं किया जा सकता। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट विथ और बाय द माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड। अगर कोई मेजर आदमी ने, मेजर आदमी मतलब 18 साल से ऊपर वाले आदमी ने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। माइनर मतलब जो बच्चे हैं, बच्चे 16 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, या तो 18 से कम वाले बच्चे। ठीक है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। किसी मेजर आदमी ने, किसी बूढ़े आदमी ने बेवकूफ जैसे माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? वॉइड कहलाएगा। वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वॉइड एब इनिशियो कहलाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट तुम कर ही नहीं सकते हो। 18 साल के नीचे वाला एज
हमेशा बच्चा ही माना जाता है। वो तो हम लोगों को पता है, आजकल कहाँ ये लोग बच्चे हैं। आजकल सर बाबू हम नहीं, हम तो अलग बाबू को पटा के रखे हैं, है ना। चलो चलो चलो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बाबू बाबू बाद में करना। कॉन्ट्रैक्ट विथ और बाय ए माइनर इज एब्सोल्युटली void एंड द माइनर देयरफॉर कैन नॉट बाइंड हिमसेल्फ बाय ए कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर उसने माइनर कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया ना, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया ना, कोई उसको बाइंड नहीं कर सकता। कोई उसको बाइंड नहीं कर सकता कि मेरे पास मेरे को तुम पैसा लौटाओ। क्या तुम करना चाहोगे ऐसा? तुम लोग माइनर हो तो फायदा उठाना चाहोगे किसी बेवकूफ आदमी का? तुम्हारे साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेना वो किसी, मान लो किसी कोई आदमी ने तुमको लोन दे दिया, अब वो तुमको बाइंड नहीं कर सकता। वो तुमको गाली जरूर देगा, वो तुमको गाली जरूर देगा, वो तुम्हारे गार्जियन के सामने तुमको शर्मिंदा जरूर करेगा, लेकिन लॉ के आगे लॉ तुम्हें हमेशा बचाएगी। लॉ तुम्हें हमेशा उनसे बचाएगी, क्योंकि एक माइनर मैच्योरिटी लेवल में नहीं गया होता है। माइनर का के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो रहते हैं, ठीक है। अब देखो, फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन बाय ए माइनर। फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन बाय ए माइनर, अगर माइनर कोई फ्रॉड भी कर रहा है, माइनर कोई फ्रॉड भी कर रहा है किसी के साथ, माइनर कोई फ्रॉड भी कर रहा है, तो वो भी वॉइड एब इनिशियो माना गया है, ठीक है। माइनर कोई फ्रॉड भी किया है, माइनर कोई अपना मान लो एज छुपा लिया, या तो मेजर को बोल दिया कि हम इतने हैं, तो ये सब सारे काम अगर माइनर कर भी लिया तो उसको फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन बाय ए माइनर बोला जाता है, जो कि वॉइड रहता है। वॉइड रहता है, माइनर को सब कुछ छूट रहता है। भाई तुम माइनर हो तो तुम सोच रहे होंगे कि हम लोग भी करें ऐसा, कर लो, फिर गाली तो तुमको ही सुनना पड़ेगा। गाली 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 तो ऑब्वियसली सुनना पड़ेगा तुमको, है ना। चलिए 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 आगे चलिए, बहुत दिमाग खोल रहे हैं आजकल। अभिषेक सर से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के बहुत ज्यादा दिमाग खुलने लगे तुम्हारे। चलो 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 चलो, पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं। अब बताओ, इतना ज्यादा कंसेप्ट कोई क्लियर करता है फास्ट ट्रैक रिवीजन में? मैं क्लियर करता हूँ इसको। फास्ट ट्रैक रिवीजन नहीं, इसको रेगुलर क्लास घोषित कर दीजिए सर, इसको रेगुलर क्लास से घोषित कर दीजिए। रेगुलर क्लास में आओ, तुम तो हंसते हंसते लोट हो जाओगे। रेगुलर क्लास में तो तुम आओ पहले, हंसते हंसते लोट हो जाओगे। ये रेगुलर क्लास नहीं है, ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, इसमें इतना डिटेल वे में पढ़ा रहा हूँ। सोचो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसको ही बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रेटिफिकेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर ऑन अटेनिंग ऑफ एज ऑफ मेच्योरिटी। तो माइनर, यहाँ पे क्या लिखा है? ए माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। माइनर्स एग्रीमेंट लॉ के लिए एक कागज के बराबर है, एक कोरा कागज के बराबर है। लॉ क्या करेगी? उसमें ऑब्वियसली झालमुड़ी भेलपुरी बना बना के खाएगी। लॉ के लिए कोरा कागज के बराबर है भाई। माइनर्स एग्रीमेंट का कोई अस्तित्व नहीं है लॉ के नजरों में। Hence, there is no questions of being ratified even by his attained majority। तो उसको रेटिफाई तो बिल्कुल तुम नहीं कर सकते, उस कॉन्ट्रैक्ट को एडिट तो बिल्कुल नहीं कर सकते मेजोरिटी अटेंड करने के बाद। अलग से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ भाई, अलग से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, ठीक है। चलो आगे। माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट जॉइंटली विद ए मेजर पर्सन। तो मेजर पर्सन के साथ अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तुम अगर छोटे नादान परिंदे हो, नादान परिंदे हो, बालक हो तुम, बालक, तो तुम मेजर के साथ गलती से मोह माया में आके मेजर पर्सन के साथ अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट बना भी लिया और कल को वो कंपनी या कल को वो बिजनेस डूब गई, तो तुम लायबल नहीं रहोगे। तो मेरे दोस्त, तुम लायबल नहीं रहोगे, तुम बच जाओगे, तुम बच जाओगे, ठीक है बेटा, तुम बच जाओगे। माइनर ऐसे पार्टनर, माइनर एक पार्टनर, माइनर एक पार्टनर नहीं बन सकता। ये माइनर कैन नॉट बी पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म। बहुत टीचर सिखाते हैं कि माइनर पार्टनर बन सकता है, नहीं भाई, पार्टनर नहीं बन सकता वो। लेकिन माइनर को रखा जा सकता है माइनर में विथ ए कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स फॉर द टाइम बीइंग एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब कि कुछ इंटर्नशिप के लिए आते हैं ना, कुछ लोग इंटर्नशिप के लिए जाते हैं ना, तो बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप के लिए तुम रख सकते हो माइनर को। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म चला रहा है, अगर सारे के सारे पार्टनर्स सहमत है, सारे के सारे पार्टनर्स सहमत हैं, तो बेनिफिट के लिए एडमिट कर सकते हैं, बेनिफिट के लिए एडमिट कर सकते हैं। समझे 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 समझे, बिल्कुल समझ जाओ। चलो, सिर्फ एडमिट कर सकते हैं, लेकिन हाँ
पार्टनर नहीं बनेंगे, और जो भी लॉसेस होंगे फ्यूचर में उसका भी दायित्व माइनर नहीं लेगा, उसका भी दायित्व माइनर बिल्कुल नहीं लेगा, हम नहीं लेंगे। हम माइनर है, हम नादान परिंदे हैं, हम अभी अभी तो मम्मी के गोद से उठ के आए हैं सर, हम अभी अभी तो मम्मी के गोदी से उठ के आए हैं, हम तो बहुत छोटे हैं इस सब चीज के लिए। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ, लॉ भी तुमको छोटा ही माना है, छोटी छोटे करो जो भी मर्जी। 18 साल के नीचे हो तब, 18 साल के ऊपर ऊपर हो तब केस खा जाओगे, फिर मुझे मत बोलना। माइनर एज ए एजेंट, minor can act as a agent and bind his principal for act without incurring his personal liability। अगर माइनर एक फर्म में काम कर रहा है, एक माइनर एक फर्म में काम कर रहा है, ठीक है, अगर माइनर से कुछ भूल हो गई, माइनर से कुछ भूल हो गई तो फंसेगा कौन? माइनर नहीं फंसेगा भाई, प्रिंसिपल फंसेगा, माइनर नहीं फंसेगा, उसके बॉस फंसेंगे, उसके बॉस फंसेंगे। चाहे गलती माइनर का हो फिर भी उसका बॉस फंसेगा, उसका बॉस जवाब देगा, उसका बॉस बॉस फाइन भरेगा, उसका बॉस पेनाल्टी भरेगा, ठीक है। माइनर क्या शेयर होल्डर बन सकता है? बताओ। जी बिल्कुल, माइनर शेयर होल्डर बन सकता है, लेकिन माइनर कभी भी लाइबिलिटी नहीं ले सकता, ठीक है। चलिए, कंसेंट चाहिए, सबका कंसेंट चाहिए, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एग्रीमेंट बाय ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। सबसे पहले तो हो गया लूनेटिक्स। लूनेटिक्स किसको किसको बोलते हैं मेनली? ए लूनेटिक इज ए पर्सन हु इज मेंटली डिरेंज्ड ड्यू टू सम मेंटल स्ट्रेन और पर्सनल एक्सपीरियंस। तो कुछ मेंटल तनाव के वजह से या तो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के वजह से उसका मेंटली थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं लूनेटिक्स। उसको क्या बोलते हैं? लूनेटिक्स, ठीक है, उसको बोलते हैं लूनेटिक्स। दूसरा होता है इडियट्स। कोई कोई होगा ऑब्वियसली, जो लोग ये लेक्चर नहीं नहीं कर रहे होंगे, हम तुमको नहीं बोल रहे हैं, जो ये लेक्चर पूरा नहीं देख रहे होंगे वो होंगे इडियट। तुम्हारे साथ मजाक करके बहुत ज्यादा मजा आता है मुझको, पता है, तुम मेरे बहुत पक्के वाले दोस्त हो, तुम मेरे बहुत पक्के वाले दोस्त हो, ठीक है। और मेरे को प्लीज कोई भी सर मत बुलाना, मेरे को भैया बुलाना, ठीक है। मैं उतना भी बड़ा इंसान नहीं हूँ, मेरे को सर नहीं बुलाना यार, मेरे को भैया बुलाना यार, फीलिंग आता है, अपना अपना फीलिंग आता है, ठीक है। इडियट्स मतलब क्या होता है? एन इडियट इज ए पर्सन हु इज परमानेंटली ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब कि परमानेंटली ही वो अनसाउंड माइंड का रहता है, वो हमेशा के लिए ही बेवकूफ रहता है ना, तुम्हारे इलाके में ही होगा या तो तुम्हारे आस पड़ोस में ही होगा, जो कि बचपन से ही थोड़ा सा बेवकूफ टाइप का है, तो उसको बोला जाता है इडियट। क्या समझ में आ गया ना? चलो, इसको इसको इतना डीपली जाके नहीं पढ़ना है भाई, तुम्हारे एमसीक्यू आएंगे, तुम्हारे एमसीक्यू आएंगे, इसको डीपली जाके नहीं पढ़ेंगे, ये सब आएंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं सारे सिलेबस कंप्लीट कराने का जिम्मा लेके रखा हूं, वो भी फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच में। सोचो, क्वालिटी एजुकेशन इसको ही बोलते हैं। ड्रंकनेस इज ऑन द सेम फुटिंग एज लुनेसी, ठीक है। ड्रंकन पर्संस भी तो थोड़े से पागल ही रहते हैं, पागल पागल टाइप के रहते हैं, रास्ते पे सो जाते हैं, भर दिन मदिरा पान करते रहते हैं, भर दिन मदिरा पान करते रहते हैं, और बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस करते हैं, अपने एरियाज अपने लोकेलिटीज को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते रहते हैं वो लोग। तो ड्रंकन पर्संस भी तो पागल ही कहलाते हैं, तो वो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, हाँ ना, हमेशा तो वो लोग नशे में ही रहते हैं। चलो, पर्सन पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन रहता है? सबसे पहले तो भाई एलियन एनिमी। एलियन एनिमी को ये मत समझना भाई, एलियन एनिमी को ये मत समझना भाई कि एलियन नहीं, भाई एलियन विलियन कुछ नहीं है। एलियन एनिमी कौन रहता है? हु इज अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, जो कि फॉरेन कंट्री का सिटीजन है और उस फॉरेन कंट्री से हमारी दुश्मनी चल रही है। जैसे कि आए दिन हमारी दुश्मनी किस कंट्री से चलती रहती है? पाकिस्तान, बिल्कुल सही। तो वो हमारी एलियन एनिमी कभी बन सकती है, अभी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन पहले थी ना, कभी कभी हो जाती है। तो एलियन एनिमी कौन है? एन एलियन इज ए पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ ए फॉरेन कंट्री, ठीक है, और वो एनिमी बन जाता है। उसके बाद है कन्विक्ट। कन्विक्ट क्या है? ए कन्विक्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ ए सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, मतलब बहुत बड़े लेवल का क्रिमिनल, बहुत बड़े लेवल का क्रिमिनल कभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता भाई, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। अब आगे पढ़ते हैं, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये जो है लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्री कंसेंट देखते हैं अभी। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट क्या होता है? सेक्शन 14 बोलता है इसको, ठीक है। सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉस्ट बाय, व्हेन इट इज नॉट कॉस्ट बाय। कब एक कंसेंट को फ्री बोला जाता है? कब एक कंसेंट को फ्री बोला जाता है? जब वो कोerशन से ना हुआ हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हुआ हो, फ्रॉड ना हुआ हो उसके साथ, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हुआ हो, या तो मिस्टेक ना हुआ हो। ये पांचों केस में फ्री कंसेंट, ये पांचों केस अगर किसी के साथ नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली फ्री कंसेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट डील हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ठीक है। तो फ्री कंसेंट किसको बोला जाता है? एक कॉन्ट्रैक्ट, द कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। तो समझे, बात समझे। अब आगे विस्तार रूप से पढ़ते हैं, ठीक है। कोerशन मतलब क्या होता है? सिंपली बोलो, कोerशन मतलब क्या होता है? कोerशन मतलब मार पीट के, बंदूक माथे पे रख के, टॉर्चर करके, फिजिकली टॉर्चर करके एक पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती साइन करवाना। बहुत बार सुने हो ना, टीवी वीवी में देखे हो ना। कोerशन मींस फोर्सिबली, फोर्सिबली मतलब मार पीट के, बंदूक माथे पे रख के, सामने वाले पर्सन का माथे पे बंदूक रख के हम एंटर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको बोलते हैं कोerशन। क्या बोलते हैं उसको? कोerशन बोलते हैं बेटा, कोerशन बोलते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो देखो, let us know and analyze the implications of the definitions। तो यहाँ पे committing any act forbidden by the Indian Penal Code, committing any act forbidden by the Indian Penal Code। अगर Indian Penal Code, when the consent of a person is obtained by committing any act which is forbidden by the Indian Penal Code, the consent is said to be obtained by coercion। The consent is said to be obtained by coercion। Committing is a murder, committing is a murder। सॉरी गाइस, कुछ बीच में कुछ ग्लिच आ गई थी, तो वापस से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, when the consent of a person is obtained by committing any act which is forbidden by the Indian Penal Code, मतलब जो इंडियन पिनल कोड हमें मंजूरी नहीं देता, जो चीज करने की इंडियन पिनल कोड हमें मंजूरी नहीं देता, the consent is said to be obtained by coercion। जैसे कि कमिटिंग ए मर्डर, अरे खुद मर्डर कर जाना, वो भी तो एक कोerशन का ही होता है ना। खुद मर्डर कर देना किसी का, किडनैपिंग, कॉसिंग हर्ट, डिफेमेशन, रेप, थेफ्ट एक्सेट्रा, ये सब सारे चीज कोerशन में होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन, थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन इंडियन पिनल कोड, मतलब हमने क्या किया, किसी को धमका रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने हाथ की नस काट दूंगा। तुम करते हो ना नॉर्मली? अरे तुम नहीं करते हो, कोई तो करता होगा, ठीक है। चलो, थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड, मतलब कि हम लोग किसी को ऑब्वियसली धमका रहे हैं यहाँ पे कि तुम ये चीज नहीं किया तो मैं अपने हाथ का नस काट लूंगा, तो इसको बोलते हैं ऑब्वियसली, इसको भी कोerशन का नाम ही बोला गया है। यहाँ भी तुमको डरा ही रहा है, यहाँ भी तुमको धमका ही रहा है, जिस वजह से तुम साइन कर दे रहे हो उसके कॉन्ट्रैक्ट, उसके कोई भी पेपर्स में जिस वजह से साइन कर दे रहे हो। उसके बाद देखो, अनलॉफुल डिटेनिंग टू एनी प्रॉपर्टी, अनलॉफुल डिटेनिंग टू एनी प्रॉपर्टी, कोई भी किसी का भी प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती हड़प लेना, जबरदस्ती बंदूक के धार पे हड़प लेना, वो गलत बात है। थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी अनलॉफुली, मतलब हम लोग डरा रहे हैं कि तुम्हारा प्रॉपर्टी हम हड़प लेंगे, तुम्हारा प्रॉपर्टी हम हड़प लेंगे, तुम तुम ऑब्वियसली जितना अच्छा हो सके हमको दे दो, हम अपने ऊपर आ गए तो हम तुम्हारे प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, तो ये भी गलत है। थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी अनलॉफुली, ये भी गलत है, लॉफुली, लॉ के अगेंस्ट जाके। हाँ तो दोस्तों, तो थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी अनलॉफुली, तो थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी मतलब किसी का प्रॉपर्टी हम लोग धमका रहे हैं, ऑब्वियसली किसी को धमका रहे हैं कि अनलॉफुली हड़पने की कोशिश कर रहे हैं किसी का प्रॉपर्टी, ठीक है। पांचवा नंबर पढ़ते हैं, इंटेंशन ऑफ कॉसिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, इंटेंशन ऑफ कॉसिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, तो कोई भी एक पर्सन को
हम लोग एंटर करने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, एंटर करने नहीं दे रहे हैं, उस पर्सन को एग्रीमेंट में हम लोग एंटर करने ही नहीं दे रहे हैं, तो ये भी एक कोर्शन का ही नाम हो गया। उसके बाद थ्रेट टू फाइल सूट भी एक हो गया, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम किसी को धमका रहे हैं कि तुम ऐसा अगर एग्रीमेंट किए तो हम तुम्हारे लिए केस कर देंगे, हम तुम्हारे अगेंस्ट गलत केस कर देंगे, तो ये भी एक कोर्शन का ही रूप हो गया। उसके बाद थ्रेट टू कमिट सुसाइड भी एक थ्रेट टू कमिट सुसाइड, कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा, ये भी एक कोर्शन का ही रूप हो गया, ये भी एक कोर्शन का ही रूप हो गया। तो ये सब सारे टाइप्स कोर्शन के रहते हैं, ये सब सारे टाइप्स कोर्शन के रहते हैं। आप लोगों को डीपली नहीं जाना, आप लोगों को इस सब चीज में डीपली नहीं जाना, आप लोगों को ऑब्वियसली बाहर बाहर से ही पढ़ना है, ठीक है, ये सब चीज। और ठीक है, हम लोग आज कोर्शन तक कंटिन्यू करते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस से हम लोग चालू करेंगे नेक्स्ट डे से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से हम लोग चालू करेंगे नेक्स्ट डे से। तो पार्ट 3 को आपने बिल्कुल अगर एंजॉय किया है, अगर फुल फ्लेज्ड पार्ट 3 को आपने अगर एंजॉय किया है, तो आप क्या करेंगे, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल का आइकन ये दबाना मत भूलिएगा। और नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुभ रात्रि, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।